हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम इस कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव करेंगे फ्रॉम दिस डेफिनेशन। ये है कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन। पहले इस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसी से हम कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the two charges. समझो, हमारे पास दो चार्जेस रखा हुआ है। एक मान लो Q1 है और एक मान लो Q2 है, और दोनों के बीच में है डिस्टेंस R। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स या फिर एक रिपल्शन फोर्स होगा। यही फोर्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो देता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो मान लो दो चार्जेस रखा हुआ है। अगर लाइक चार्जेस है, सेम सेम चार्जेस है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है ना, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर लाइक चार्जेस है तो दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स होगा कि नहीं। ये जो रिपल्शन फोर्स है, या फिर अगर अनलाइक चार्जेस है, नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, अनलाइक चार्जेस है तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये जो रिपल्शन फोर्स या फिर अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो फोर्स है, यही फोर्स देता है कूलम्ब्स लॉ। इसी फोर्स को निकालेंगे हम इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये मान लो एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, Q2 चार्ज रखा हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम करते जाएंगे। पहले तो ये हमने लिख लिया, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, तो पहले इस डेफिनेशन को पढ़ो। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि दो पॉइंट चार्जेस, तो एट्रैक्शन भी हो सकता है। एट्रैक्शन कब होगा? जब अनलाइक चार्जेस हो, ऑपोजिट चार्जेस हो, तो एट्रैक्शन फोर्स होगा। रिपल्शन फोर्स तभी होगा जब लाइक चार्जेस हो, दोनों चार्जेस सेम सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होने से रिपल्शन होगा। तो ये जो एट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच का, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस। यानी कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड्स है, इन मैग्नीट्यूड्स को अगर हम प्रोडक्ट कर दे, उस प्रोडक्ट वैल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स। यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे कि जो फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के साथ। ये हुआ पहली बात, है ना। दूसरा देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? R। यानी कि डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, यानी कि आर स्क्वायर के साथ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि सेकंड में हम क्या कहेंगे, ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के साथ। यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने उल्टा। ठीक है, तो यहां हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन अगर कर दोगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है Q1 Q2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दे तो इक्वल देंगे। प्रोपोर्शनल साइन के बदले एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहाँ यूज करेंगे, जिसका नाम होगा के कांस्टेंट यूज करेंगे। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस के बारे में पहले लिखना होगा। के क्या है? हियर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर कूलम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तीन तीन नाम भी आ सकता है इसका। कूलम्ब कांस्टेंट, इसको कूलम्ब कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और इसका एक वैल्यू है, के का वैल्यू क्या है? वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
के बदले हम 1/4πε0 यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, और इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। याद रखना ये है के का वैल्यू। ठीक है, तो यहां अगर हम इसको यहां से लिख लेंगे तो क्या होगा, तो फोर्स हो जाएगा के बदले अगर मैं ये यूज करूं 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और उसके बाद डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हुआ वो कूलम्ब्स लॉ, यही है कूलम्ब्स लॉ, है ना, यह है कूलम्ब्स लॉ। याद रखना यहां एक नया चीज दिखाई दे रहा है तुम्हें, एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो इसके बारे में भी समझ लो। ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका भी एक वैल्यू है, इसका वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होगा। तो यही है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या देता है, अगर दो पॉइंट चार्जेस रखा हुआ है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, तो उन दोनों चार्जेस के बीच का जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो समझो ये पहला ये चीज था, मतलब चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जितना ज्यादा होगा, फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, है ना। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, इनको अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स भी इनके बीच में ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। ऑब्वियसली ये समझने वाली बात है, दो चार्जेस रखा हुआ है, दोनों बहुत आमने सामने हैं, तो फोर्स, अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा। दोनों बहुत दूर दूर रखा हुआ है, इसका मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स कम होगा। समझ आता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा फोर्स। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।